कोई डाउट हो पिछले क्वेश्चंस में तो फिर बता देना। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या ऐसा किया ही क्या है, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वैक्टर, यही तो फॉर्मूला अभी पढ़ा है मैंने। ठीक है, और आर वैक्टर ऐसे करके कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? मुझे ये कंफर्म करो कोई डाउट है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ूं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो यहाँ तक तो वो पूछ सकता है अभी, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस पर मूव कर जाएंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसका मतलब। ठीक है, क्वेश्चन 3 में सिर्फ 2k कैप आया है मेरा। सिर्फ तुम्हारा 2k कैप क्यों आया है? गलत कर दिया है, ऐसे कैसे आएगा 2k कैप? अच्छा, ये 1 है, देखो ये 1 है और ये -1 है, तो 1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, 0 थोड़ी ना आएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। एक में से -1 घटाओगे तो तुमको 2 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, तो वो गलती कर कर दी होगी तुमने। ठीक है, इसीलिए 2k कैप आ रहा होगा। ठीक है, आर वेक्टर निकालना सीखो। एक में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा। तो इस तरीके से आर वेक्टर क्या आ गया, 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। फिर तो वही फॉर्मूला लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वैक्टर। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होंगी चीज़ें आपको। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आप समझ गए होंगे चीज़ों को। मैं समझ गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसे, मैं तुम्हारी डाउट को समझ चुका हूँ। टू 2i कैप भी आएगा, 2i कैप आएगा ही, बिल्कुल आएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया हो। एक में से -1 घटा रहे हो तो 0 कैसे आएगा? ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ तक तो हो गया होगा क्लियर। तो हम ये पॉइंट देख चुके हैं कि प्लस क्यू मतलब कोई भी क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट आर डिस्टेंस पर आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स। ये ऑलरेडी हम चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बातें करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मान लो बहुत सारे चार्ज हैं और उसकी वजह से बहुत सारे चार्जेस स्पेस के अंदर, मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, फिर यहाँ पर एक चार्ज, ऐसे करके मल्टीपल चार्जेस हैं। ठीक है, और इन सारे चार्जों की वजह से एक पॉइंट, चलो यहाँ पे इसको दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं। मान लो ये 3 चार्ज हैं जिसको मैंने ब्लू डॉट से दिखाया हुआ है। ठीक है, ब्लू डॉट से 3 चार्ज दिखाए गए हैं और यहाँ पर एक रेड पॉइंट है। इस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इन 3 चार्जों की वजह से। एक ये चार्ज रहा, एक सेकंड चार्ज ये रहा, एक थर्ड चार्ज ये रहा। ठीक है, तो ये 3 चार्ज की वजह से मेरे को क्या चाहिए, रेड वाले पॉइंट पर बोले तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वाले चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है कि अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो हर चार्ज की वजह से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो आपको क्या करना है कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले रहे हैं,
मतलब सारे चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना और सबको वेक्टरली ऐड कर देना है। तो वही पॉइंट लिखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, एट अ पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। तो हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एक चार्ज की वजह से तो निकालना आता ही है आपको, तो एक एक चार्ज की वजह से पहले निकाल लो, ठीक है, और सबको फिर क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ये दो चार्ज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ए पॉइंट पर मेरे को चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे होगा रेडियली आउटवर्ड, तो ये तो E1 वेक्टर हो गया पॉजिटिव चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर, और जो -Q2 चार्ज है उसकी वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ होगा, तो वो E2 वेक्टर हो गया। तो अगर मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ए पॉइंट पर, तो मैं क्या करूँगा, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को वेक्टर सम कर दूंगा, तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ए पॉइंट पर। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, इसको फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो बता देना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ये चीज़ें? ठीक है भाई, चार्ज कहीं पर भी हो सकता है, चार्ज तो कहीं पर भी हो सकता है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो अलग बात है। लेक्चर को रिवाइज करके आया करो, ठीक है, बिना लेक्चर के रिवीजन के आना पाप है। ठीक है, तो आप ऐसा पाप करेंगे तो आपको सज़ा तो मिलेगी, समझ में नहीं आएगा फिर आपको। ठीक है भाई, तो प्रत्येक लेक्चर को रिवाइज करके ही आप अगले लेक्चर में प्रवेश किया करें। ठीक है, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हो? ठीक है, तो खतरों के खिलाड़ी मत बनो इतने इतने बड़े वाले, सीधी सीधी सी बात को फॉलो करो। हर एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज किया करो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने यहाँ तक तो कर ही लिया होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, चार्ज तो कहीं पर भी रह सकता है ना, कहीं पे भी कितने सारे चार्ज हो। अब कोई एक पॉइंट है जहाँ पर हम उसकी स्ट्रेंथ को मेज़र करना चाह रहे हैं, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर दी थी। ठीक है, चलो भाई, तो एक क्वेश्चन कर लो इसी बात पर। तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुम्हें।
ठीक है भाई, कर लो। खतरों के खिलाड़ी हो तुम लोग, कर ही लोगे उस क्वेश्चन को सर। ऑरिजिन यहाँ पर होगा। आंसर बताओ जल्दी इसका। इतना टाइम तो नहीं लगेगा। ठीक है,
तो इसका सही आंसर है 9 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए देखो, 2 कूलम वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगा, इधर ही होगा। ठीक है, और -2 कूलम वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में होगा। तो जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं E1। ठीक है, और दूसरे वाले को बोल देते हैं E2। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर शो कर रखा है कि भाई 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से हमने ऐसे बना दिया। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सिंपल, सेम डायरेक्शन में जब वेक्टर हो तो फिर जब एक बार हमने वेक्टर की डायरेक्शन निर्धारित कर ली ना, उसके बाद तो उसको स्केलर जैसे ट्रीट कर सकते हो। मतलब अगर मान लो जैसे टेढ़ा मेढ़ा वेक्टर है तो उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। सारे वेक्टर आपके पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अगर आ गए तो फिर तो वो वेक्टर सिंपल हो गया। तो ऐसे ही करना है आपको। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, तो दोनों के दोनों डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में है, तो इनको ऐड कर दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा 2 × अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी बराबर है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो ओरिजिन पर -2 माइक्रोकूलम की वजह से बोलो या 2 माइक्रोकूलम की वजह से बोलो, ओरिजिन पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा क्योंकि दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और ओरिजिन से दोनों की डिस्टेंस भी बराबर है। ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देना, डबल कर दिया इसे। और एक एक चार्ज की वजह से, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, KQ/r²। अब यहाँ पर देखो साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई हम वेक्टर फॉर्मेट में यूज़ नहीं कर रहे हैं। डायरेक्शन पहले, डायरेक्शन अलग से निकालना है, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ही सोचेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। KQ/r², ये आ गया। r² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आया 9 × 10⁻⁷। ठीक है, ये चीज़ आ गई होगी समझ में। चलो अब इसी बात पे दूसरा क्वेश्चन करो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करो।
तो भाई ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो? अगर चलो नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन, ध्यान देना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो सुनो, समझते हैं। मान लो यहाँ पर कहीं सेंट्रॉइड होगा इस ट्रायंगल का, ठीक है, जैसे यहाँ पर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टाइसेस से सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस होती है वो L/√3 होती है। चाहे तो इस फैक्ट को याद कर लो। फैक्ट क्या है मतलब, ठीक है, जो हाइट ऑफ ट्रायंगल होती है, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो हाइट होती है ये आपने पढ़ा होगा, ये कितनी होती है √3/2 इंटू एल, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और सेंट्रॉइड एक्चुअली 2:1 में काटता है। इतना सब माथा पच्ची करने का ज़रूरत नहीं है आपको। सेंट्रॉइड की डिस्टेंस वर्टाइसेस से L/√3 होती है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, 2 माइक्रोकूलम से भी ये डिस्टेंस सेंट्रॉइड की L/√3 होगी, ये वाले 2 माइक्रोकूलम से भी ये डिस्टेंस L/√3 होगी, और ये वाले 2 माइक्रोकूलम से भी ये डिस्टेंस L/√3 होगी, ठीक है। तो तीनों पॉइंट से डिस्टेंस L/√3 ही होगी। चलिए अब देखो, सिमेट्रिसिटी होने की वजह से इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज द्वारा, इस वाले चार्ज द्वारा और इस वाले चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बना के दिखा दिया मैंने। तो ये ई ई ई तीन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए इस तरीके से, और तीनों रेडियली आउटवर्ड होंगे। मतलब 2 माइक्रोकूलम की वजह से ये रहा नीचे आया है, ठीक है, इस वाले 2 माइक्रोकूलम की वजह से ये आया है, और इस वाले 2 माइक्रोकूलम की वजह से ये आया है। तो इस तरीके से एक पॉइंट पर कैसे कैसे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे, ये तो हम सारा कुछ देख चुके हैं। अब हमें E की वैल्यू निकाल लेनी है। तो E की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस हम जानते हैं, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसकी डिस्टेंस है L/√3, तो L/√3 का स्क्वायर कर देंगे। तो L/√3 का स्क्वायर कर देंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आएगा 3K इंटू 2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन L², ऐसे करके आ गया। अब K की वैल्यू पुट कर देना आप 9 × 10⁻⁹। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आ गई, यहाँ तक चीज़ें बन चुकी हैं। ये बात समझ में आई? चलो अब ध्यान दो। अब E की वैल्यू तो हमने चलो अलग से निकाल ही ली है। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर दिख रहा है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई में तो है नहीं, है ना। मैंने क्या समझाया है कि जो भी वेक्टर एक्स वाई में ना रहे उनको एक्स वाई में बना लो। जैसे ये नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको नीचे ये हम वाई बोल देते हैं, और ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस बोल देते हैं, ऐसे करके। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो एक्स पर है ना तो वाई पर है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट कर देंगे, इसका भी कॉम्पोनेंट कर देंगे और इसका भी कॉम्पोनेंट कर देंगे। इसका कॉम्पोनेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी वाई एक्सिस पर मौजूद है, ठीक है। तो अब देखो, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक तो वाई एक्सिस की तरफ होगा और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। ऐसे इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक वाई एक्सिस की तरफ होगा और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। बात समझे? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, एंगल भी बराबर है। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट होगा नेगेटिव एक्स की तरफ और ये वाला जो कंपोनेंट होगा नेगेटिव वाई की, सॉरी पॉजिटिव एक्स की तरफ, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ये तो जीरो हो जाएंगे ना। ये वाला वेक्टर और इक्वल इक्वल है एक ये वाला वेक्टर, तो इन दो वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे तो जीरो मिलेंगे ना, ठीक है। तो इवेंचुअली हमें ऐड ही तो करने हैं सारे वेक्टर को, तो हम पहले से इन दोनों को काट देते हैं। तो इफेक्टिवली हमारे पास एक तो ऊपर वाला ये वाला वेक्टर बचा और एक ऊपर वाला ये वाला वेक्टर बचा, ठीक है। बात समझे? और ये जो ई होगा, ई का ये वाला ऊपर वाला वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना होगा, ई cos 60, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला भी कंपोनेंट कितना होगा, ई cos 60। ऐसे तो ऊपर टोटल कितने कंपोनेंट आ गए, 2e cos 60, ठीक है, और नीचे ई है, ठीक है। और 2e cos 60 कितना होगा, 2e cos 60, 2 इंटू ई cos 60 1/2, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ई आ जाएगा, तो ऊपर भी ई नीचे भी ई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ से एक बात याद रखने वाली है, क्या याद रखने वाली है, कि अगर चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं और उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रख दिया जाए, चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पर रख दिया जाए, तो सेंट्रॉइड पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। सेंट्रॉइड पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। एक तो चीज़ ये याद रख लेना, ठीक है। इक्वल चार्ज, मान लो ये भी क्यू है, ठीक है, ये भी क्यू है
और ये भी क्यू है। तीन चार्ज हैं जो वर्टाइसिस पे रखे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो सेंट्रॉइड है ये जो है ये क्या है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा टोटल चार्जेस की वजह से वो कितना होगा, ज़ीरो। एक तो ये पॉइंट याद कर लो, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई, यहाँ से क्या चीज़ और समझ सकते हो कि अगर मान लो तीन कोई भी वेक्टर हैं, मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, ऐसे करके, और ये भी वेक्टर ए है ऐसे करके, और ये भी वेक्टर ए है ऐसे करके, ठीक है, और तीनों सिमेट्रिकल वेक्टर है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। एंड सिमिलर टू दैट ये वाला भी एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो ये वाला भी एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। अगर मान लो तीन वेक्टर ऐसे हैं तो इनका रिजल्टेंट याद रख लेना क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट टोटल वेक्टर सम क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इनका, अगेन राइटिंग, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। चलो मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखोगे यहाँ से। अब बारी है तुम्हारी लिखने की इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक और चीज़ सीखियो कि वर्टाइसेस से इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टाइसेस से सेंट्रॉइड की दूरी क्या होती है, L/√3, और L क्या है, साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ये वाला भी पॉइंट याद रख लेना, ठीक है, कि मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वर्टाइसेस से सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस होती है किसी भी वर्टाइसेस से, चाहे तो इस वाले वर्टाइसेस से, चाहे इस वाले वर्टेक्स से, सॉरी इस वाले वर्टेक्स से, चाहे इस वाले वर्टेक्स से, चाहे इस वाले वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंसेस लोगे तो वो कितनी आएगी, L/√3, वेर L इज़ द साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो ऑल दीज 3-4 पॉइंट्स, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब बारी ये है कि इसको लिख लो प्रॉपरली। कंपोनेंट वाली इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि तुम्हें कंपोनेंट ही नहीं आता, ठीक है। यू आर वीक इन द कंपोनेंट एरिया, तो आपको पहले कंपोनेंट पढ़ना पड़ेगा। दिस इज नॉट द लेक्चर ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट कैसे सिखाया जा सकता है यहाँ से, इतनी चीज़ें अभी तक हमने करी हैं फिजिक्स में, कंपोनेंट की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ी थी, फिर तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया होगा, ठीक है। जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है वापस से सुन लो। मान लो ये वेक्टर ए है, अगर मैं समझा पाया तो बहुत अच्छा है। मान लो ये वेक्टर ए है और ये इस लाइन से, इस एक सेकेंड, इस लाइन से ऐसे करके थीटा एंगल बनाता है। मान लो कोई वेक्टर इस लाइन से थीटा एंगल बनाता है ऐसे, तो इस वेक्टर का इस लाइन के ऊपर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा। ये चीज़ याद रख लो, ठीक है, ए कॉस थीटा आएगा। और इसके परपेंडिकुलर दिशा में भी एक कंपोनेंट आ जाए, मतलब इसको तोड़ सकते हैं दो भागों में, एक तो इस लाइन के ऊपर तोड़ दो और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर तोड़ दो इसको। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर जो तोड़ोगे वो आएगा ए साइन थीटा, मतलब जिसके साथ थीटा बनाता है उसके साथ तो ए कॉस थीटा आएगा और उसके परपेंडिकुलर वाला जो आएगा वो ए साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे करते हैं किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट, तो ये सीख लो, उसी की वजह से यहाँ पे किया गया है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो भाई आप उसके लिए भी इनवाइटेड हो, आप वो भी बता सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बन रही है आपको तो आप डेफिनेटली उसको भी पूछ सकते हो।
ठीक है, तो लिख लिया करो जो जो पॉइंट तुमको नहीं आते हैं। खाली लिखने से थोड़ी ना काम चलेगा, जब तक उन पॉइंट्स को रिवाइज नहीं करोगे टाइम टाइम पे, तब तक तो कोई बात नहीं बनने वाली। अब जितने मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं, अगर मान लो वो आपको नहीं मालूम तो आपको उनको लिख लेना चाहिए, ठीक है, और लिख के उसको नोट्स में ही लिख के टाइम टाइम पे रिवाइज भी करते रहना चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो बता देना। चलो बहुत बढ़िया हो गया अगर यहाँ पे। किसी को डाउट है क्या अभी तक, जो चीज़ें ये दो एक दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं? If anyone is having any doubt, he or she may ask that doubt indeed. चलो, तो मुझे नहीं लग रहा कि तुम में से किसी को डाउट है कोई। तो ठीक है, यहाँ तक की चीज़ों को कवर करो, ये जो क्वेश्चंस कराए हैं इनको करो, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपको डीसी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन अब आपको डीसी में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो अभी तक मैंने मटेरियल आपको भेजा था, टेलीग्राम के ऊपर पब्लिश किया था, तो वो आप कर सकते हो। और जिसने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो जी शाइन ई लर्निंग टेलीग्राम में जाके टाइप करेगा, उसको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी तुम कर लेना आप, ठीक है। बाकी इसको रिवाइज कर लेना, और आपको डीसीए के फॉर्म में हो सकता है कल तक क्वेश्चंस मिल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। जितने डीसीए मिल रहे हैं उनको रेगुलरली करते रहो, रिवीजन इज़ एसेंशियल पार्ट, रिवीजन ज़रूर करते रहें, ठीक है। चलिए, तो इसको अब करते हैं ख़त्म यहीं पर।